गुड फर्स्ट एट मॉर्निंग। ऑल, यस गुड मॉर्निंग। सारे लोग अपने जो आइए क्लास में माइक म्यूट करिए, नहीं तो अदरवाइज जितने बच्चे कम से कम क्लास में वो लोग, अगर आपका माइक ऑन रहेगा आवाज आएगी, आपको हम पूरे क्लास के लिए वेटिंग रूम में डालेंगे। यू विल बी इन द वेटिंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये नहीं बोलिएगा कि गुड मैम मॉर्निंग आपने मैम। बोला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड Good मॉर्निंग। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning to all of you. Lesson 5 today. One thing I want to ask children, हम लोगों ने ज्योग्राफी में कहाँ तक का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया, कोई बताएंगे हमको? मैम लेसन 3। मैम Ma'am, chapter 3 तक. मैम चैप्टर मैम। अच्छा ठीक है, अभी 5 हम लोग चैप्टर 3 तक। तो 4 और 5 का हम लोग एक साथ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है? यस मैम, आपने कहा था। कहा थे, Yes, कहे ma'am. थे ना, ओके। मुझे याद नहीं है कल का टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? हाउ हैव यू डन इन द बहुत अच्छा टेस्ट? मैम मैम बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। सारा आप लोग का पढ़ा हुआ था? यस मैम। Yes. यस यस मैम। मैम। बुक से देखते हैं, नेट से आंसर देखते हैं, सेल्फ लिखते हैं? बताइए, एकदम ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट यस में मैम, थोड़ा सा सेल्फ तो लिखते हैं। जो सेल्फ लिखते हैं बहुत अच्छा, जो बुक से लिखते हैं वो थोड़ा पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिर जब आपको पूरा मार्क्स रहता है तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, ये जान लीजिएगा। अभी देखिए कितना अच्छा अच्छा लोग जो है, जैसे एक्सपेक्टेशन देने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, ओलंपिक से जो टीम जो जीत कर आई है, जितने लोग भी जीते हैं या हारे भी हैं लोग, तो बट दे हैव डन देयर बेस्ट एफर्ट। जो हारे हैं वो लोग भी, हारना तो है ही, खेल में कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा, तभी तो गेम आगे बढ़ता है, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट तो देना पड़ता है, तभी कोई रिजल्ट निकलता है, ये समझ लीजिएगा। तो जो बच्चे अगर देख करके लिख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्या है, देख पढ़े या ना पढ़े, मैम से कुछ भी बोल देंगे या पेरेंट्स को भी कुछ भी बोल देंगे, तो आपको लेकिन एक चीज होता है जो कि आपको खुद देखना है, दैट इज योर एफर्ट। ये आप जानते हैं कि आप कितना अपना एफर्ट उसमें दे रहे हैं, तो सो ट्राई टू कंट्रीब्यूट योर बेस्ट एफर्ट को लगाने की कोशिश करिए। जो लोग अगर बुक से देखकर आंसर दे रहे हैं, या नेट से देख करके आंसर को देखकर लिख देते हैं, या कॉपी से देख करके लिख लेते हैं, तो वो बच्चे कम से कम जरूर इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जो खुद लिख ले रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो लोग अगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कमजोर करके रखे हुए हैं, उनको दिक्कत होगी। दैट आई वांट टू से, दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ट्राई टू थिंक ओवर इट। इस पे सोचिए जरूर, और इसके थिंक, नॉट ओनली थिंक, एक्ट, इसके हिसाब से काम करिए। ओके, इज इट क्लियर? बोर्ड विजिबल है कि नहीं Yes, आप लोगों को? ma'am. बोर्ड Yes, विजिबल Yes, है? yes, ma'am. यस ओके मैम। ओके ओके, समझ गए कि बोर्ड। हाँ, सारे लोग अब अपने माइक को म्यूट रखिएगा
और लेटेस्ट स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं हम लोग लेसन 5 एग्रीकल्चर। रीडिंग तो ऑलरेडी थोड़ा सा हो ही चुका है, तो पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं लेसन को, एंड देन वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 and 5. And in the previous chapters, we have read about the importance of various resources like land, soil, water, plants, etc. In this chapter, we will study about agriculture and its importance for mankind. Agriculture और हम लोग के लिए तो ये जान लीजिए कि the oldest occupation, जब आदमी जब wanderer था, यहाँ से वहाँ घूमता था in search of food, और जब उसके बाद जो है जब settled life अपना करने लगा, तो जो सबसे पहला ऑक्यूपेशन सेटल लाइफ पर आदमी ने जो इन्वेंशन, आप लोग क्लास 6 में ये पढ़े होंगे, इन क्लास 6 आप लोग इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले फायर, उसके बाद व्हील। तो फायर का जब इन्वेंशन हो गया तब आदमी क्या, वो पका कर खाने लगा, पका हुआ जानवर का जो उस समय तक। लेकिन उसके बाद फिर आदमी जब स्टार्टेड द मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, मेसोलिथिक जब के पीरियड में ही आदमी जो है, आप लोग याद करिए, रिवर के किनारे रहने लगा, नदी के किनारे। और उसके बाद जो है एक सेट लाइफ जो है करने लगा। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये क्या था कि आदमी जो है एग्रीकल्चर, खेती का काम शुरू किया। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद जब सेटल लाइफ करने लगा तो उसके बाद उसके बहुत सारा टाइम मिलने लगा, तो उस टाइम का उसने यूटिलाइज अदर ऑक्यूपेशन हैज बीन डेवलप। अब जिसमें क्या था, एनिमल रियरिंग, जानवर पालना, और चाहे बास्केट मेकिंग और वीविंग, ये सारा था। उसके बाद तब फिर आदमी जो है क्या किया, तब फिर अब नया नया वेपन्स बनाने लगा, नियोलिथिक जब मेटल्स भी बन गए उस समय। तो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन कैसे बढ़ा, ये स्टोरी ही है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और सबसे एंशियंट ऑक्यूपेशन तो है ही, एंशियंट मतलब सबसे पुराना, लेकिन इसके साथ साथ आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर अगर कोई है तो वो एग्रीकल्चर है। समझ लीजिए कि किसान, सबसे पहले सोच लीजिए कि वो खेती करता है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिला, उसके परिवार को मिला। फिर अब एग्रो गुड्स का, खाने पीने का सामान का जरा आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये है, वेराइटी है। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर, आज भी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो आप सोचिए कि हम लोग तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ सामान नहीं मिलेगा तो फिर व्हाट विल हैपन, तो फिर क्या होगा, इमेजिन करिए। वी नो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, पेज नंबर है 47। अब पैराग्राफ से उसका 4th लाइन पढ़ना शुरू किया मैंने। सो प्लीज, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ओपन योर कैमरा, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू। आप लोगों को देखने का मन करता रहता है, सो प्लीज आप लोग अपने कैमरा को ऑन करके रखिए। वी नो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। फूड क्या है, आदमी का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि जिसके बिना नहीं रह सकता है, फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहने के लिए। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अर्लियर ह्यूमन बीइंग वेर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, इधर करते थे, घूमते थे, हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड, देखिए एक पिक्चर भी आपका दिया है, फूड गैदरर, खाना इकट्ठा करके रख लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं और खाना का कुछ सामान है, जानवर भी पकड़ के रखे हैं, उसी को वो लोग खाएंगे। ग्रेजुअली they started growing crops along the river valleys, which led to the beginning of the agriculture. इंडिया में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुराना माना जाता है, वर्ल्ड के 4 सिविलाइजेशन में पुराने एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम लोगों का है, तो उसी को कहता है। नाउ gradually the river valley which led to the beginning of agriculture, it helped ancient cultivators to flourish along the river valley. रिवर वैली के किनारे वो लोग आगे बढ़े, फ्लरिश मतलब उनका मतलब आगे बढ़ना हुआ, मतलब फ्लरिश मतलब क्या कहिएगा उसको, ऊपर चढ़ना, फ्लरिश मतलब ऊपर चढ़ना, मतलब आगे बढ़ना, तरक्की करना, दैट इज द एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। इन वाइडर टर्म एग्रीकल्चर द साइंस एंड द आर्ट ऑफ रेजिंग crops, rearing of livestock, livestock मतलब जानवर को पालना, that is the rearing of livestock, forestry पेड़ पौधा भी लगाना, and fishing मछली भी पालना, that is the। तो अब कहता है importance of agriculture। अब एग्रीकल्चर का महत्व क्या है, देखिए
मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। आज भी, जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, इट इज मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो भी ये है उनका डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया भी, हमारा कंट्री भी। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत को तो कहा ही जाता है कृषि प्रधान देश। Hence, it is the backbone of our country's economic development. Backbone मतलब जिससे खड़ा है, कंट्री खड़ा है। बैकबोन का मतलब ये हुआ, इससे जितना इनकम होता है उससे कंट्री का सबसे बड़ा काम पूरा होता है, कहने का मतलब ये हुआ। Well, India agriculture not only supplies food to the people, but also create large huge market for tractor। अब इससे जो है लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं दे रहा है, अब ट्रैक्टर और ये लोग जो नया नया चीज बनाते हैं उसके लिए भी मार्केट भी क्रिएट कर रहा है। उसमें ट्रैक्टर है, थ्रेशर है। थ्रेशर मतलब ये सब जो है काम आता है, क्या कहिएगा, खेती के काम आने वाले में। इक्विपमेंट, हार्वेस्टर है, सब इक्विपमेंट का, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेटिंग, प्रोवाइडिंग मतलब ये सब जो है लोगों को काम देता है, और इरेडिकेटिंग प्रोवर्टी मतलब जो काम मिलता है तो लोग गरीबी दूर होती है। एंड इनहांसिंग ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड को बढ़ावा देता है, और फॉरेन एक्सचेंज, जब एग्रीकल्चरल सामान को बाहर बेचते हैं तो बाहर का पैसा कंट्री में आता है। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशन बाय इंकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जो बाहर बेचते हैं तो इससे क्या होता है, एक दूसरे का संबंध भी बहुत अच्छा हो जाता है, ग्लोबल रिलेशनशिप बढ़ता है, दुनिया भर में सारे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब कौन कौन सा फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, ये बात बता रहे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ ही दुनिया के कुछ ही जगह पर जो है खेती हो सकता है, तो खेती होने के लिए कहता है कि ये जो है कुछ मतलब जो कि वहाँ का कैसा मिट्टी है, कैसा जमीन है, फिजिकल मतलब वहाँ कैसा है, एंड इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों के पास पैसा या काम करने का तरीका, ये फिजिकल एंड और जियोग्राफिकल। रिलीफ का मतलब जो मैदान है, ये आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं, रिलीफ फीचर, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, ये याद आ रहा है आप लोग को। और उसके बाद प्लेन्स में ही कहा था कि प्लेन्स सबसे अच्छा है जो रहने के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए, यही आपको इसमें Yes, बता ma'am. रहा है। Plains are more suitable for agriculture than the highland. The density of population is generally high in plains में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब लोगों का रहना, पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। This help in providing cheap labor and market for farm product। अब इससे क्या होता है, ज्यादा लोग रहेंगे एक जगह तो क्या होगा, लेबर जो काम करने वाला आदमी कम पैसे में मिल जाएगा, और जो सामान बनाएंगे वो ज्यादा लोग मिलके खरीद भी लेंगे, मार्केट भी है, अवेलेबल है। मोरओवर इट बिकेम easier to use modern equipments on plain region। अब मॉडर्न इक्विपमेंट मतलब जो भी नया नया ये है, प्लेन रीजन में हम लोग ज्यादा आराम से उसको यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, इसलिए कर सकते हैं। Whereas it is difficult to use machines on rugged topography, मतलब अब माउंटेन पर ले गए, प्लेट्यू पर ले गए तो दिक्कत होता है। The river basin and deltas are more suitable for agriculture than mountainous region, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी, सॉइल में फर्टिलिटी ज्यादा होती है। Climate, agriculture is highly sensitive to climate variability। अब क्लाइमेट मतलब वेरिएबिलिटी मतलब जो मौसम जो बदलता है उसका सबसे ज्यादातर है। Each crop has its own requirement of temperature and rainfall। अब हर क्रॉप का जो है अपना रिक्वायरमेंट होता है, क्या किस चीज का, टेम्परेचर का, रेनफॉल मतलब कितना टेम्परेचर रहेगा तो वो क्रॉप होगा, कितनी बारिश होगी तो वो क्रॉप होगा, ये कहने का मतलब है। दैट इज व्हाई द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट्स डिफरेंट क्रॉप्स पैटर्न। अब जो मतलब जो ये होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है या टेम्परेचर में जो फर्क होता है, तो उस टेम्परेचर फर्क की वजह से नए नए दूसरे तरह के क्रॉप उगते हैं। अब किस तरह के क्रॉप उगते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट इज ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन। व्हीट क्या है, व्हीट कैसा है, टेम्परेट रीजन में ये क्रॉप होता है, क्रॉप ऑफ। एंड राइस ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल रीजन, और राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन में उगता है। अब ग्रोइंग सीजन इज लॉन्ग इन इक्वेटोरियल रीजन। अब कहता है कि अब
इक्वेटोरियल रीजन में जो है सबसे ज्यादा लंबा ये मिलता है फसल को ही करने के लिए। इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन एज कंपेयर टू द सेम एंड टेम्परेट रीजन में कम मिलता है, ये कह रहा है। सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, जिसमें जितना मिनरल और तो प्लेन्स में सबसे ज्यादा होता है, प्लेन्स में ये सबसे ज्यादा होता है, इसको सारे लोग याद रखेंगे प्लेन्स में। अब कहता है विच chemical composition is the fertility of soil differs from place to place. chemical composition जो कितने किसमें कितना मतलब ये है, and fertility of soil differs from place to place, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, which leads to variation in soil type. अब soil type का जैसे आप लोग पढ़े alluvial soil और red soil, black soil, laterite soil, ये सब याद है आप लोगों को, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो अब उसी पे कहता है कि जिसमें जो जैसा जिस तरह का, हाँ तो उसी का वैल्यू बता रहा है आप लोगों को। हर सॉइल का अपना अलग अलग वैल्यू होता है और उसी के हिसाब से क्रॉप भी होता है, फार्म एग्रीकल्चर का काम भी होता है। ईच क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट फॉर सॉइल। अब हर तरह के क्रॉप का अपना रिक्वायरमेंट होता है कि उसी तरह के मिट्टी में वो डेवलप करेगा, कहने का मतलब है। अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप a large variety of crops are grown in different parts of the world. अब सॉइल का जो टाइप के हिसाब से एक बहुत तरह का खेती दुनिया भर के जहां जहां जिस तरह का सॉइल है उसी तरह का खेती होता है। अब कहता है alluvial soil and black soil are the most fertile soil for agriculture, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर, साइज ऑफ, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। अब जैसे जैसे लोगों का परिवार बड़ा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है जमीन का बंटवारा होने से छोटा छोटा टुकड़ा हो जा रहा है, तो जमीन का अगर बड़ा टुकड़ा रहता है तो उस पर खेती ज्यादा कम पैसे में हो जाती है, छोटे जमीन पे ज्यादा खर्च लगता है और उतना जितना मतलब क्रॉप मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया जो है छोटा होता है, लैंड है बंटवारा करके लोग उसको छोटा कर देते हैं, कहने का मतलब है। सो द साइज ऑफ फार्म affect the agricultural pattern and the yield per unit hectare. देखिए यहाँ आपको वही बता रहा है, in the density of densely populated areas of the developing country, जैसे हमारे कंट्री, अपने कंट्री को ही मान लीजिए, the farm size is generally very small. क्यों? फार्म खेती का जो ये है बहुत छोटा है, क्यों है? Due to growing rural population and the law of succession. गांव में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है, लॉ ऑफ सक्सेशन मतलब अब एक आदमी के बाद उसका बच्चा लोग, अब मान लीजिए वो अकेला है और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं, तो उसका जमीन 2 बच्चों में बढ़ जाएगी, उसके बाद 2 बच्चों के अगर 4 बच्चे होंगे तो वो 4 भाग में बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते बहुत छोटा टुकड़ा बच जाएगा। which leads to the fragmentation of land. The small fields are mostly not economical. अब कहता है कि जो छोटे फील्ड है वो जनरली उनसे कोई फायदा नहीं होता है, they are not very economical, ये बताना चाह रहे हैं। Labor, the availability of labor has great influence on cropping pattern of a region. अब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अगर आदमी नहीं रहेगा तो लैंड कितना भी फर्टाइल रहे उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये बात समझ लीजिएगा। द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स। अब दूसरे जैसे तरह उसमें जो है लेबर का रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करता है हर क्रॉप के हिसाब से। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरिया। सीजनल मतलब कहेगा मौसम के साथ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो क्यों? अब मान लीजिए जब खेती का समय नहीं रहेगा तो लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, इसीलिए उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Whereas during the periods of sowing and harvesting, there will be shortage of labor. और जब सोइंग और हार्वेस्टिंग का समय होता है तो उसमें सारे लोगों को काम मिल जाता है और लेबर की कमी भी हो जाती है। देखिए हम कभी कभी अपनी स्क्रीन पर जैसे रिष्टि सिंह, आर्यन राज, समिधा सिंह, शुभ्रा सिंह, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, एक कौस्तुभ, ये लोग तुम लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते। शिवराज कुमार, आदित्य कुमार, शुभ्रा सिंह, मतलब देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि कभी अपना कैमरा खोल कर नहीं पाए, दे नेवर ओपन देयर कैमरा। 10-12 बच्चे जो है दिखते हैं, बाकी सबका कैमरा होता है। ये तो मैंने देख लिया, ये मैंने देख लिया। तो वेदर यू आर डूइंग द क्लास और नॉट, ये इस पे भी डाउट होता है। जो बच्चे अपने माइक तो सबका म्यूट करके रख पाते ही हैं,
कैमरा भी ऑफ करके रखे रहा। इतना बोलने के बाद भी बच्चा सुनता नहीं। तो इसका मतलब है हमको भी लगता है, ये मान लेना चाहिए कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। द चाइल्ड इज नॉट रेडी फॉर द स्टडी। जो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके बैठे हैं वो नहीं सोचेंगे, जो नहीं करके बैठते हैं वो सोचेंगे। उनके लिए मेरा ये मैसेज, माई मैसेज फॉर देम, नॉट फॉर दोज हु फॉलो द रूल्स। सम स्टूडेंट्स हमेशा ही उसी तरह से, एक बार प्रॉब्लम हो सकता है, 2 बार प्रॉब्लम, लेकिन हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम है ऐसा नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं माना जा सकता। The farmers of Punjab generally depend on the migrant laborers for growing wheat and rice crop. अब wheat and rice crop को मतलब उगाने के लिए पंजाब के जो किसान हैं वो लेबर माइग्रेंट मतलब जो दूसरे स्टेट से आते हैं, जैसे हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लेबर लोग जाता है पंजाब में काम करने के लिए, समझ लीजिए बहुत ज्यादा। कैपिटल, ऑल एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक द हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का ये, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हायरिंग लेबर, मशीन, लैंड लीज, फॉडर फ्यूल, पावर एंड वेटनरी सर्विसेज रिक्वायर्ड कैपिटल। अब इतना सब चीज जो अगर हमको चाहिए तो इसके लिए पैसा की जरूरत है, क्यों सब खरीदना है मार्केट से। ये कहने का इसका मतलब है we need money because everything we have to purchase from the market. तो एग्रीकल्चर खेती के किसान के पास इतना सब पैसा होना चाहिए कि सब खरीदे, और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। The cultivation of commercial crops using new technology requires more capital than required in the traditional way of cultivation. अब नया चीज उगाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, पुराना चीज उगाने में तो कम चाहिए, क्योंकि वो तो हमको पता है किस तरह से उसको उगाया जाएगा। Do you know high yield variety seeds stand for high yield variety seeds? 48 पेज HYV का पारा। These seeds can produce up on the 10 times more crops than regular seeds on the same area or land। जो भी कहता है ये हाई HYV सीड जो है, जो मतलब रेगुलर जो सीड रखते हैं लोग किसान अपने घर में, उससे 10 गुना ज्यादा उससे पैदावार हो जाता है। अब कहता है these seeds have shorter life cycle and enable the farmer to practice multiple cropping। जब मतलब तरह तरह का ये जो सीड्स है बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि हमेशा नया कुछ आता रहता है, और एक किसान जो है बहुत तरह का खेती कर सकता है। यहाँ कहने का मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब बहुत एक ही खेत में बहुत तरह का खेती कर सकता है, चना लगा के उसमें बीच में साग लगा के और सब्जी का कुछ लगा के, इस तरह से कहने का मतलब है। The HYV seeds especially for good grain crop were developed by scientists basically to improve food supply and reduce famine in developing countries। अब HYV को डेवलप किसने किया है? तो साइंटिस्ट ने किया है। क्यों किया है कि डेवलपिंग जो कंट्री है वहां पर क्या होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी जब फेमिन होता है तो अनाज की कमी हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, तो उन लोगों को टू सेव देयर लाइफ, ये कहता है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, खेती कितने तरह का होता है। अब देखिए एक इसमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको फ्लो चार्ट को आप लोग को समझना है, और इसी से मतलब आप फिर बाद में उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो फ्लो चार्ट देखिएगा। ड्यू टू पेज नंबर है 49। ड्यू टू वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन इन द वर्ल्ड मेनी पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इमर्ज्ड बेसिकली। अब दुनिया भर के लोगों में जो इतना तरह का मतलब जो लैंड फॉर्म या क्लाइमेटिक कंडीशन जो फर्क है, तो उससे कहता है कि बहुत तरह का जो खेती का तरीका जो है बदला। अब किस चीज पर वो डिपेंड करता है, किस चीज पर, टेरिंग, एरिया, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो बहुत गरीब है वो बहुत अच्छा खेती नहीं कर सकता है, जिनके पास कुछ पैसा है, क्योंकि हर जगह आपको कह भी रहा है कि महंगे होते हैं, इनको मेंटेन करना पड़ता है। एग्रीकल्चर में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल। एक तो ट्रेडिशनल हुआ और एक हुआ कमर्शियल, जिससे कि बेचेंगे तो हमको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग मतलब इधर उधर घूमना, हर्ड मतलब जानवर को लेकर घूमना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक खेत से दूसरे खेत में चले जाना। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव मतलब एक छोटे लैंड के टुकड़ा पर ज्यादा लोग काम करके और ज्यादा उसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकालें, उसी को इंटेंसिव कहते हैं। अब कहता है कमर्शियल एग्रीकल्चर में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव मतलब जो मतलब कहिएगा कि बाहर के लोग भी जिसको मिलकर करते हैं वो। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन जैसे प्लांट की पौधा लगा लगा करके, जैसे टी प्लांटेशन, टी का जो खेती होता है उसको टी प्लांट कहते हैं। और लाइव स्टॉक रैंचिंग,
लाइव स्टॉक मतलब जानवर पालन, और डेयरी फार्मिंग मतलब जानवर पाल के उससे दूध दही निकाल करके बेचे। लेट अस नाउ डिस्कस देम इन डिटेल। अब कहता है सबको हम लोग डिटेल में पढ़ लिया जाए। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इट इज द अर्लीस्ट type of farming which is carried out at a small scale by the farmers to grow food for personal or commercial consumption. ये सबसे पुराना कहता है जो लोग अपने लिए करते थे। In this type of agriculture, farmers grow a wide range of crops based on the anticipated needs of their family. तरह तरह का ये करता है, तो क्यों तरह तरह का खेती समान करता है, और उस तरह का जो कि उसके परिवार के नीड का, समझ में सब्जी भी उगाएगा, अनाज भी उगाएगा, दाल भी उगाएगा, कहने का मतलब ये होगा जो आप लोग समझ लीजिए। इसमें एक मतलब परिवार पूरा करने के लिए करता है। They many farmers trade their excess crops and livestock for buying required goods. अब कभी कभी किसान जो है अपने पाले हुए जानवर को या अपने खेत को बेच देते हैं ये और सामान खरीदने के लिए। क्यों बेचते हैं? सामान खरीदने के लिए। This type of agriculture is still common in the less developed parts of the world. मतलब वैसे एरिया में अभी भी ये है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो किस एरिया में, जो दुनिया के वो एरिया जो बहुत डेवलप नहीं किए हैं वहां का कह रहा है। पार्ट्स ऑफ द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग। अब उसमें क्या क्या है? नोमैडिक हर्डिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवर को लेकर घूमते रहना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग क्या है? People migrate along with their animal from one place to another in search of fodder for their animal. That is nomadic herding. इसी को हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहता है जनरली दे रियर कैटल। जनरली मतलब ज्यादातर वो लोग जानवर पालते हैं। रियर मतलब पालना। रियर कैटल, sheep, goat, camel and yak for milk, silk, skin, meat and wool. It is common in parts of Central and Western Asia, East and Southwest Africa and Northern Eurasia. In India, Bhotiyas and Gujars are the nomadic tribe of Himalayas. Bhotiya और गुज्जर। ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता भी है आपको एग्जाम में, ये पूछता भी है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्ट मतलब एक जगह से एक खेत से दूसरे खेत में चले जाना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब चुनो और जला दो। एग्रीकल्चर आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, ये पहले ज्यादा होता था लेकिन अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शिफ्टिंग में एग्रीकल्चर को कम किया गया। आफ्टर द स्टिल सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, अब जब जमीन में खेती का मतलब फर्टिलिटी मतलब वो ज्यादा अन्न नहीं उपजा सकती है तब लोग क्या करते हैं? द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू न्यू प्लेस। अबंडेंट मतलब खाली कर दिया जाता है और जो उस खेत पर खेती करने वाले जो एग्रीकल्चर किसान होते हैं वो दूसरे प्लॉट में चले जाते हैं। मतलब शिफ्टिंग में एग्रीकल्चर, शिफ्ट का मतलब तो समझ नहीं आता। पीपल कल्टिवेट द लैंड विद सिंपल, और खेती कैसे करते हैं? क्योंकि वो तो खेत बदल लेते हैं, तो जो सबसे एकदम साधारण हथियार होता है मतलब खेती करने का जो औजार होता है उसे करते हैं। सिंपल टूल। पर हेक्टर यील्ड इज लो। पर हेक्टर जो यील्ड क्या होता है? खेती उपज वो कम होता है। लो मतलब कम होता है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड ए सेटल लाइफ। अब जो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग सेटल लाइफ नहीं, सेटल मतलब एक जगह नहीं रहते क्योंकि उनको तो शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इसलिए। पर हेक्टर यील्ड इज लो। पर हेक्टर जो यील्ड होता है क्योंकि वो बहुत सारे लोग करके मशीन का यूज नहीं करते हैं इसलिए, और चाहे जैसे जो लोग जानवर पालते हैं उनमें भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। साहिल इंटर द वेटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. People who Yes, follow sir. shifting, हाँ, people who follow shifting agriculture do not lead a settled life. It is prevalent in dense forest. अब आप कहाँ पे इस तरह के लोग मिलते हैं? डेंस फॉरेस्ट मतलब व्हाट इज पर हेक्टर? जमीन का, हेक्टर का मतलब जमीन का जो लेंथ है उसी हेक्टर सबसे बड़ा इस्तेमाल करता है। ठीक है। South East Asia and some parts of North India, crops like cassava, maize, sweet potato and tapioca are grown in this type of farming. ठीक है। अब कहता है पेज नंबर है 50, पेज नंबर 50 निकाल लीजिएगा। डू यू नो झूमिंग is a type of shifting agriculture practiced in Northeast India, especially in Mizoram. It is man's primitive method of harmonizing land and climate
with his need of food along with a habitat shared with wildlife. अब इसमें क्या करता है, लैंड के साथ मिलजुल करके उसी पर रहना, अपना खेती करना और जानवर भी पालता है. Intensive subsistence agriculture. This type of agriculture is characterized by high output per unit of land. मतलब per unit of land से ज्यादा खेती कर लिया जाता है. Although the nature of this agriculture changed and in many years, it is no more subsistence. Still, a term intensive subsistence is used to describe the agriculture practice on small plots of land in thickly populated. मतलब हमारे इंडिया में भी इसी तरह का होता है, ये समझ लीजिएगा. वर्ल्ड स्पेशली इन मानसून रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, हम लोग के कंट्री में भी यही इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही, क्योंकि लैंड का एरिया छोटा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो छोटे एरिया में भी ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस लैंड को यूटिलाइज करते हैं. कहने का मतलब है द पीजेंट्स आर सो लैंड हंग्री दैट एवरी बिट ऑफ टिलेबल लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर. देखिए आगे कह रहे टिलेबल मतलब खेती करने लायक, जो भी अगर एक छोटा टुकड़ा भी होता है तो उसमें भी वो लोग खेती कर लेते हैं. देयर इज इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल मतलब क्रॉप को बदल बदल के लगाना, या एक ही में बहुत सारा क्रॉप लगा लेना, दैट इज मल्टीपल. हेवी यूज ऑफ मैनुअल लेबर, आदमी का, मैनुअल मतलब आदमी का सब बहुत ज्यादा काम. एंड फर्टिलाइजर्स. ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज रजिस्टर्ड a significant improvement due to mechanization and use of improved seeds and fertilizer. अब जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत बढ़ा भी है, क्योंकि लोग जो है अब हर चीज मतलब इम्प्रूव किया हुआ बहुत अच्छा चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पर. द कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान हैव अडॉप्टेड इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर. मतलब इम्प्रूव मतलब अच्छा, जो बढ़ा हुआ, डेवलप. कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल मतलब वो जिसको हम लोग अपने यूज में कम कर, इंटेंसिव में जनरली राइस बीट जो अपना काम का, और कमर्शियल में जो बाहर बेचा जाता है उसको. इट इज प्रैक्टिस इन डेवलप कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया एंड यूएसए. डेवलप मतलब जो लोग बहुत विकसित देश हैं, जहाँ पॉपुलेशन कम है और लैंड एरिया ज्यादा, बहुत बड़ा बड़ा लैंड. एग्रीकल्चर इज डन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन बिग लैंड होल्डिंग्स बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन. इट इज जनरली प्रैक्टिस इन स्पार्सली पॉपुलेटेड विलेज. स्पार्सली मतलब कम पॉपुलेशन जहाँ पर है, where land is available in abundance and the input of labor is less. लैंड बहुत ज्यादा है और लेबर बहुत कम है. टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट पर हेक्टर yield is comparatively less. टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन पर हेक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि मशीन से, तो मशीन से बर्बादी भी बहुत होती है. और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन लार्ज कम होता है, लेकिन पर हेक्टर जो yield होता है वो ज्यादा होता है. फार्मर्स मोस्टली रेज 1 or 2 क्रॉप्स अ ईयर फॉर मार्केटिंग. अब इसमें देखिए 1 और 2 क्रॉप ही करते हैं, और इंटेंसिव में क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप. यही कंपेयर करके पढ़ लेना. तो अगर मान लीजिए कि दोनों का फर्क आएगा तो आप तुरंत लिख लीजिएगा. अगर पॉइंट आप छोटा छोटा लिख के रखेंगे तो आप इसका आंसर भी तुरंत लिख देंगे. अब कहता है फार्मर्स मोस्टली रेज 1 or 2 क्रॉप्स अ ईयर फॉर मार्केटिंग. Corn, oats, wheat or oilseeds are the main crop of extensive agriculture. Proper storage facility are required to store the food. और उसके बाद जो है इतना ज्यादा कि स्टोरेज फैसिलिटी भी वहाँ पे रखते हैं प्रॉपर, कि खेती को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये कहना है. When animals are reared along with the cultivation of land is known as mixed farming. अब जहाँ खेती भी किया जाता है, जानवर भी पाले जाता है, उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं. Both food crops and fodder are cultivated. खाना वहाँ पे फूड क्रॉप मतलब खाने का भी, और फॉडर मतलब जानवर का भी जो खाने का चीज होता है उसको भी कल्टीवेट किया जाता है. दिस गिव ए बूस्ट टू द इनकम ऑफ द फार्मर. बूस्ट मतलब बढ़ावा दे देता है. जानवर भी पालते हैं तो खेती के साथ साथ जानवर का मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी बेच देते हैं. एनिमल प्रोडक्ट जितना भी होता है उसको भी बेचते हैं. इट इज कॉमन इन अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए. अब कहाँ कहाँ के लोग इस तरह का काम करते हैं देखिए. अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप, इतने जगह पे होता है. डू यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन रिसेंट टाइम. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत अभी पॉपुलर हो गया है. इट यूजेज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड. नो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस. प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन मतलब जो पेड़ लगाया जाता है. अब उसी को देखिए,
Plantation is a large form of state, usually in a tropical or subtropical country, where crops are grown for sale in distant market rather than local consumption. Local consumption ज्यादा उसको बाहर बेचने के लिए किया जाता है. It is very well organized system of agriculture, wherein the single crop farming is done. एक ही तरह का खेती इसमें होता है. Under this system, benefit of single crop is obtained continuously for several years. तो सिंगल क्रॉप इसमें का जो बेनिफिट है बहुत सालों तक लोग इसका फायदा लेते रहते हैं. इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, मतलब ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए. इन्वेस्टमेंट साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, और फार्मिंग का तरीका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए. बट लो कॉस्ट लेबर इन लार्ज, और लेकिन लेबर का बहुत जरूरत पड़ता है क्योंकि इकट्ठा करना पड़ता है हर पेड़ के पास जाकर के इकट्ठा, इसलिए लेबर का जरूरत ज्यादा पड़ता है. Plantation agriculture is commonly practiced in hot and humid regions of the world. It includes crops like coffee, rubber, and tea. Most of the processing work is done at the plantation site itself. और ज्यादातर उसका प्रोसेसिंग प्लांटेशन साइट पर ही होता है. ठीक है. लाइव स्टॉक रैंचिंग, लाइव स्टॉक रैंचिंग में जानवर को पालना. लाइव स्टॉक रैंचिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक पार्ट है. It is the commercial grazing of farm animal over extensive area. मतलब फार्म जानवर को बहुत बड़े एरिया में रखना, पालना, और उसका जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है उसको बेचना, मतलब उससे रिलेटेड जो भी सामान है उसको बेचना. That is the over the extensive. It is mostly adopted in arid or semi-arid temperature. अब कहाँ पर ये किया जाता है, arid और semi-arid जगह, where the soil is too poor to support crop. arid और semi-arid का मतलब क्या होता है, वहाँ का मिट्टी कैसा होता है, इसीलिए उसको एरिड और सेरिड है बहुत, मतलब जिसमें टू पुअर टू सपोर्ट क्रॉप, मतलब फर्टिलिटी बहुत कम रहती है, इसीलिए उसको कह रहा है टू पुअर टू सपोर्ट क्रॉप्स. उसके बाद कहता है एंड द पॉपुलेशन इज स्पार्स, अब पॉपुलेशन भी कम होता है, ज्यादा नहीं होता है. दिस एक्टिविटी इज कॉमन ऑन द ग्रास लैंड ऑफ अमेरिका, और ये कहाँ पर है, अमेरिका के ग्रास लैंड पर है. Grassland of America, South Africa, Australia, and New Zealand. The ranches are usually fenced with barbed wire, मतलब खुले तार से उसको ये करते हैं कि कोई घुसे तो वो कट जाए, जो उनका अपना फॉर्म जहाँ पे वो जानवर भी पालते हैं, खेती भी करते हैं. The major type of livestock are sheep, cattle, goats, and horses. The livestock products such as meat, wool, hide, skin, etc. are cheaply exported to different parts of the world. तो दुनिया के दूसरे कंट्री में भी वो लोग बेच देते हैं. डेयरी फार्मिंग मतलब जानवर को रख के पालना. इट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. इट इज अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, मतलब इसमें भी जो आदमी जो काम करते हैं उनको बहुत मतलब इंटेंसिव, मतलब एक काम बहुत लोग को मिलकर करना पड़ता है. किसी घर में मान लीजिए एक ही गाय है और सब लोग मिलकर उसका दूध निकाल रहा है, फिर बेच रहा है ग्वाला बन करके, तो मतलब बहुत सारे लोग छोटा छोटा काम करके अपना काम एक ही चीज पे करके अपना काम चलाते हैं. वर्ल्ड वाइड इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर. काउ मिल्क वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बेचता है. और इंडिया जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया में होता है, मिल्क का होता है. बाकी जो हम लोग कल पढ़ लेंगे तब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका भी और लेसन 4 का भी कर लेंगे. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं, आवाज नहीं मिली थी मेरी. Yes, ma'am. आ रही है आपकी Yes or no? आवाज. मैम आ रही है आवाज. बहुत अच्छा, आवाज आ रही. चलिए गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Have a nice day, children. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you.